हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, एडू अंकुरन टीम के माध्यम से आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा जा रहा है, जो इंडिया और झारखंड स्पेसिफिक एमसीक्यू का सेट होता है। आज का जो वीडियो है वो एमसीक्यू का सेट नंबर 7 है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी आप लोग झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, जेएसएससी, जेपीएससी, जेटेट या अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिया का करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्म में, जो इस वीक में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको एमसीक्यू का फॉर्म में आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर्स है उसको पेन और पेपर लेके बैठिए, देखिए कितना क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाते हैं। अगर सही नहीं भी हो रहा है तो उसको नोट डाउन कीजिए और अपने करंट अफेयर्स को अपडेट कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ये अपने कॉपी में आप लोग आंसर राइट कीजिए। मैं आपका इसका करेक्ट आंसर बतला रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रथम स्थान उत्तराखंड ने प्राप्त किया है। कुछ जो डिटेल्स है वो यहाँ आपके स्क्रीन में आपको दिखलाई दे रहा होगा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 8 जनवरी 2026 को इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान हरियाणा को है, तीसरा स्थान असम को है। और भी कुछ जानकारी है जिसमें कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे पूछा जाएगा कि इस तरह का जो रिपोर्ट है, रिकॉर्ड है, वो कौन जारी करता है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी जो इसका डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 2026 तक क्या लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 10% की कमी। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत 2026 तक 10% बाल विवाह के कमी में मतलब कमी की जाएगी, ये लक्ष्य रखा गया है। इसका कुछ जो डिटेल्स है वो इस तरह से है कि भारत सरकार ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए बाल विवाह मुक्त अभियान के माध्यम से एक व्यापक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। अच्छा, इसमें लॉन्च की तिथि क्या है? 27 नवंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था। मंत्रालय था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, और लक्ष्य क्या है? 2026 तक बाल विवाह के प्रचलन में 10% की कमी लाना। तो इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ और भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है, इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जीवन पर आधारित पुस्तक किसने लिखी है? ये आपके ऑप्शंस हैं, रामचंद्र गुहा, संजय बारू, यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद या फिर महेश शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यारलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका कुछ जो डिटेल्स है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह कार्यक्रम एक महिला सफाई कर्मचारी द्वारा किया गया, जो श्रम की गरिमा और समानता का एक बड़ा संदेश देता है। ठीक है, और पुस्तक का शीर्षक क्या रखा गया है? अग्नि सरसुलो विकसित चिन्ना कमलम द्रौपदी मुर्मू। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा अर्थ? अग्नि रूपी सरोवर में खिला हुआ कमल द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इनके जो लेखक हैं उनका नाम है यारलागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, जो पूर्व सांसद और विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा इसमें जो डिटेल है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पीएमएमएसवाई और एफआईडीएफ योजनाओं से कितने रोजगार सृजित हुए हैं? ठीक है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य है, मत्स्य पालन, और एफआईडीएफ योजना से कितने रोजगार सृजित हुए हैं? तो ये आपके ऑप्शंस यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिख रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 74.66 लाख, 74.66 लाख।
रोजगार सृजन हुआ है। ठीक है, इसका कुछ जो डिटेल्स है वो यहाँ कुछ इस तरह से है कि उत्पादन में वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत कुल मछली उत्पादन 197.75 लाख टन तक पहुंच गया है, जो 2013-14 के 95.7 लाख टन की तुलना में 106% की वृद्धि दिखला रहा है। ठीक है, इसमें कुछ और भी जो है नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है, तो मत्स्य क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नीली क्रांति, तो मछली पालन किससे संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि नीली क्रांति संबंधित है किससे है, कृषि से है, मछली पालन से है, मधुमक्खी पालन से है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सबको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। और PMSY क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, और FIDF क्या है, मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर बुनियादी ढांचा विकास कोष। ठीक है, ये सारा डिटेल है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और भी कुछ है यहाँ पर, जो कुछ पहलू है जो आप लोग के सामने रखा गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ये आपके ऑप्शंस हैं, न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी, या फिर न्यायमूर्ति हिमा कोहली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। इनका इमेज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इनको मेघालय के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में चयनित किया गया है। पहले ये मुंबई में थी। ठीक है, इनका कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है कि 10 जनवरी 2026 को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। ठीक है, उनका कुछ जो परिचय है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका नाम को बदल दिया गया है। अभी अरलम आपको केरला में मिलेगा। ठीक है, तो इसका नाम बदल दिया गया है, तो क्या नाम रखा गया है? स्क्रीन में आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बतलाता हूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरलम बटरफ्लाई सैंक्चुरी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, जो कि इंडिया का पहला बटरफ्लाई सैंक्चुरी है, इनॉग्रेटेड इन केरला अरलम फॉरेस्ट। इसका कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ आपके सामने स्क्रीन में रखा गया है। आप लोगों को बता दिया जाए कि अभ्यारण्य का महत्व जो है उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये केरल में है, जो तितली का अभ्यारण्य बना है, जो कि पहला तितली बर्ड सेंचुरी, आई एम सॉरी, बटरफ्लाई सेंचुरी बना है। ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। कुछ और भी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि स्थापना जो की गई है वो अरलम को आधिकारिक तौर पर 1984 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, लेकिन अब इसका नाम बदल के तितली सेंचुरी रखा, बटरफ्लाई सेंचुरी रखा गया है। ठीक है, और देखिए ये सबसे बड़ी बात ये है, यह केरल के कन्नूर जिले में है और ये यूनेस्को हेरिटेज के अंतर्गत पहले से आता है। जैसे कि पश्चिमी घाट का, आप लोग वेस्टर्न घाट के बारे में सुने होंगे ना, तो वेस्टर्न घाट का हिस्सा है ये। ठीक है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। एरिया कितना है इसका, तो 55 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये सारा डिटेल्स है। और भी कुछ डिटेल्स है जिसको यहाँ पर आप लोग पाउज करके नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए हैं? मतलब वो कौन सा नेशनल हाईवे है जो 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, NH44, NH48, NH66 या फिर NH544G। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH544G। इसका कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर है। इसका कौन कौन सा रिकॉर्ड है? पहला रिकॉर्ड क्या है कि 24 घंटे में सबसे लंबा निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाना, जो कि 9.63 किलोमीटर। अच्छा, दूसरा रिकॉर्ड क्या है? 24 घंटे में बिटुमिनस कंक्रीट की सर्वाधिक मात्रा बिछाना। ठीक है, तीसरा रिकॉर्ड है बिटुमिनस कंक्रीट का निरंतर कुल बिछना। चौथा रिकॉर्ड है निरंतर कंक्रीट बिछाने की कुल लंबाई, यानी कि 52 किलोमीटर का है। ये 3 लाइन है। अच्छा, ये है क्या? ये बेंगलुरु, कडप्पा, विजयवाड़ा का इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लंबाई जिसका 363 किलोमीटर है। ठीक है,
आपको बता दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जनवरी 2026 में आंध्र प्रदेश के पुट्टीपर्थी के पास बेंगलुरु, कडप्पा, विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण के दौरान 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर वैश्विक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। स्थान कौन सा है? पुट्टीपर्थी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और कॉरिडोर का नाम क्या है? तो बेंगलोर कडप्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि नेशनल हाईवे 544G में है। इतना डिटेल आप लोग जरूर से जानिएगा, इस सबको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। कुछ और भी जो डिटेल्स हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से संबंधित हैं, वो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 किसे मिला है? हु रिसीव्ड द यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजर स्वाति सांथा कुमार। यहां पर आप लोग देख लीजिएगा, इनका इमेज यहां पर दिया गया है। ठीक है, और भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो यहां पर दिया गया है कि मेजर स्वाति ने दक्षिण सूडान में इंडियन इंगेजमेंट टीम का नेतृत्व किया। उनके प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं कुछ इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। इसको आप लोग एकदम बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर मैं आपको बतला दे रहा हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनूप कुमार साहा। अनूप कुमार साहा का इमेज यहाँ पर आप देख रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा इनको पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा के बारे में भी कुछ डिटेल्स है, उसको भी जान लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत के पहले 4 पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 4 लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, एटलस, स्काउट, स्कार्प या फिर एसिमो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉर्प नाम दिया गया है। भारत के पहले 4 पैरों वाले मोबाइल मैनिपुलेटर का नाम स्कॉर्प दिया गया है। इसका कुछ जो डिटेल्स है उसको यहाँ पर आप लोग के सामने रखा गया है। ये आईआईटी कानपुर द्वारा समर्पित एक स्टार्टअप है, एक्सटेरा रोबोटिक्स, उसने इसको विकसित किया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अच्छा, लेग मोबाइल मैनिपुलेटर क्यों महत्वपूर्ण है? ये चट्टानी जमीन, सीढ़ियों, ढलानों और संकीर्ण स्थानों में उच्च स्थिरता के साथ चल सकता है। ठीक है, ये एक तरह का रोबोट है जिसका नाम दिया गया है स्कॉर्प। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें और भी कुछ जो डिटेल्स है देखिए यहाँ पर इमेज के साथ आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। पॉज कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। दिग्वंत दविंदर सिंह गर्चा किस खेल से संबंधित थे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर एथलेटिक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। यहाँ पर देखिए इनका इमेज भी आपके सामने रखा गया है। कुछ जो डिटेल्स है दरवंत सिंह गर्चा के बारे में, इनका जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1952 और 10 जनवरी 2026 में ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, खेल कौन था? ये फील्ड हॉकी खेलते थे, पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे। ठीक है, इनके जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर ओलंपिक भी है, 1980 में पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ रहे हैं, हॉकी प्रशासन से भी ये जुड़े हुए हैं। इसको पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वीं ट्राई सर्विसेज वेटरन्स डे परेड कहाँ आयोजित हुई? वेयर वॉज द 5th ट्राई सर्विस वेटरन्स डे परेड हेल्ड? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसके कुछ डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर दिया गया है कि इसका आयोजन 11 जनवरी 2026 को हुआ था। ये 5वां एडिशन था। आयोजन स्थल था मरीन ड्राइव, मुंबई। आयोजक कौन थे? तो नेवी फाउंडेशन, जिसे पश्चिमी नौसेना कमान का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, इसमें और भी कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपके सामने रखा गया है, इसको नोट डाउन कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला FIH हॉकी विश्व कप क्वालिफायर 2026 की मेजबानी के लिए किनके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए? तो ये आपके ऑप्शंस हैं।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना सरकार और हॉकी इंडिया के बीच एक मतलब कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, किसके किसके बीच, तेलंगाना गवर्नमेंट और हॉकी इंडिया। ठीक है, इसका कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग पॉज कीजिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली सरकार ने कितने नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 81, 81। दिल्ली सरकार ने 81 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके कुछ जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दिया गया है, इसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी जो डिटेल्स हैं, कुछ पहलू और को भी ऐड किया गया है, उसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई? सोलर पावर्ड एटीएम वैन, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा सोलर पावर्ड एटीएम बैंक जो है वो वैन को लॉन्च किया गया है। गाड़ी है जिसमें एटीएम लगा हुआ रहेगा जो कि सोलर पावर से चलेगा। ठीक है, तो ये है इसके कुछ और भी डिटेल्स जिसको आपके सामने रखा गया है। इसमें टीजीबी ऑन व्हील्स इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इस पहल का नाम टीजीबी ऑन व्हील्स रखा गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ डिटेल्स हैं जिसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली जैविक पंचायत कौन सी बनी है? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बामसवास कंकर। बामनवास कंकर, ये राजस्थान की पहली जैविक पंचायत बनी है। इसके बारे में और भी कुछ जो डिटेल्स है वो आपके सामने रखा गया है कि बामनवास कांकर पंचायत राजस्थान का है और राज्य की पहली पूर्ण रूप से जैविक ग्राम पंचायत है। ठीक है, और यहाँ की विशेषता क्या है कि यहाँ के किसानों ने रासायनिक उर्वरकों, सिंथेटिक कीटनाशकों और जीएम बीजों का उपयोग पूरी तरह बंद कर दिया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु का प्रदूषण जो है उसमें कमी होता है। ठीक है, ये जैविक खेती इन लोग सिर्फ अप करते हैं। इसमें और भी कुछ डिटेल्स है जिसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी है जैसे कि भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली कौन कौन सी योजनाएं हैं उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि इसको आप लोग ना आंसर राइटिंग में भी ये सब चीज़ आपको काम आने वाला है, तो जरूर से इसको रखिएगा। और भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है, इसको भी आप लोग दिमाग में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की पहली क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? पहली क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो ये आपके ऑप्शन है, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा इसको लॉन्च करने वाला है। कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए पॉज करके। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? ये आपके ऑप्शन है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र को मिला है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपके सामने रखा गया है। टॉप 5 के जो राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। सबसे निचले रैंक में हमारा झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। तो इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टार्टअप इंडिया पहल की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। इसके कुछ और भी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया के 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं 16 जनवरी 2026 को, और शुरू कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। ठीक है, स्थान भारत मंडपम, नई दिल्ली। हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स है जो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क
किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये आपके ऑप्शन है कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में आपको भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क जो है ना, फर्स्ट सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क, मतलब कि स्थापित किया जाएगा। इसके कुछ और डिटेल्स हैं जो यहाँ पर दिया गया है सॉवरेन एआई पार्क के बारे में, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में 13 जनवरी 2026 को एमआईयू की तिथि थी, जो कि तमिलनाडु सरकार और स्वरम एआई के बीच हुआ है। सर्वम एआई, अच्छा, प्रकार भारत का पहला फुल स्टैक सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। प्रमुख घटक इसमें क्या है कि विशेषज्ञ सीपीयू आधारित डेटा सेंटर रहेंगे और स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल रहेगा। एआई अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन लेयर टूल्स इसमें होगा। और भी कुछ जो डिटेल है वो यहाँ पर दिया गया है। स्वदेशी भाषा में इसका प्राथमिक ध्यान तमिल भाषा में मॉडल विकसित करना, ताकि गैर अंग्रेजी भाषी आबादी के लिए डिजिटल अंतर को पाटा जा सके। अभी के समय क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज हो रहा है मोस्टली इंग्लिश में होता है, तो इसको कोशिश किया जा रहा है कि भाई अब से स्वदेशी लैंग्वेज में भी जो तमिल भाषा है उसमें इसको डेवलप किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी कुछ डिटेल्स हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं झारखंड से संबंधित जो करंट अफेयर्स इस वीक हुआ है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके सामने रखा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, भारत के 73 सबसे नारकोटिक संवेदनशील जिलों की सूची में झारखंड के कितने जिले शामिल हैं? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जिला शामिल है। सबसे संवेदनशील नारकोटिक्स जिला 3 जिला है। कौन कौन सा है यहाँ पर आप लोग को बतला दिया जा रहा है कि रांची है, खूंटी है और चतरा है। कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अबुआ दिसोम बजट 2026-27 के लिए 2 दिवसीय बजट पूर्व संगोष्ठी का आयोजन कब किया गया? तो ये आपके ऑप्शंस है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 से 16 जनवरी 2026 को ये किया गया था। ठीक है, इसके और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है कि 2 दिवसीय बजट जो है आयोजित की गई, तिथि 15 से 16 जनवरी, प्रोजेक्ट भवन धुरवा रांची में किया गया। अबुआ दिसोम बजट 2026-27, मतलब कि इसके वित्त मंत्री जो हैं राधा कृष्ण किशोर हैं। प्रमुख दर्शन क्या है? बजट लोकतांत्रिक होना चाहिए जिसमें समाज के हर वर्ग का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो। इसमें और भी कुछ डिटेल्स है जो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे बजट पेश करने से पहले कुछ सुझाव दिया गया है, तो वो राजस्व से रिलेटेड कुछ सुझाव है, कृषि से सुझाव है, ऊर्जा से, सीएसआर फंडिंग से, खनन से लेके जो भी सुधार के लिए सुझाव दिया गया है वो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे दे दिया गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता के दौरान झारखंड ने बालक और बालिका दोनों वर्ग में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीम स्प्रिंट अंडर 19 में स्वर्ण पदक जीता है बालक और बालिका दोनों वर्ग में। ठीक है, इसके और भी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दिया गया है कि 69th राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन 13 जनवरी से 16 जनवरी तक 4 दिवसीय ये आयोजन किया गया खेलगांव स्थित सिद्धू कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम में रांची में। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे? शशि रंजन। ठीक है, साइकिलिंग प्रतियोगिता के ट्रैक इवेंट्स में राजस्थान के खिलाड़ियों का दबदबा रहा, जबकि झारखंड ने टीम स्प्रिंट में शानदार प्रदर्शन किया। झारखंड का टीम स्प्रिंट अंडर 19 बालक एवं बालिका दोनों वर्ग झारखंड को डबल गोल्ड मिला। ठीक है, विशिष्ट अतिथि शिवेंद्र नाथ दुबे, कोषाध्यक्ष झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के। ये सारा डिटेल्स है जो आपको सामने रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दावोस बैठक में झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन सी संस्था कर रही है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। दावोस आपको स्विट्जरलैंड में जो बैठक हो रहा है उसमें कौन सी संस्था जो झारखंड की है वो प्रतिनिधित्व कर रही है? तो हो जाएगा FJCCI, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें इसका कुछ और भी डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है। आयोजन स्थल है दावोस स्विट्जरलैंड। आयोजन का तिथि है 19 से 23 जनवरी। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, चैम्बर का प्रतिनिधित्व आदित्य मल्होत्रा, ठीक है, और रोहित अग्रवाल कर रहे हैं। इसमें और भी कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पर दिया गया है। किस क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो क्रिटिकल मिनरल्स पे, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी में, जलवायु नियंत्रण में, निवेश और जीडीपी में, ये सारे चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। और भी कुछ जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड सहित भारत में बाल तस्करी और बाल विवाह से निपटने के लिए कौन सा एआई आधारित टूल लॉन्च किया गया है? ये आपके मतलब कि उस एआई आधारित टूल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा ग्लोबल एआई। ठीक है, इसका कुछ और भी डिटेल्स है कि झारखंड में बच्चों के खिलाफ जो ट्रैफिकिंग, बाल विवाह, ऑनलाइन यौन शोषण, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुने होंगे कि बच्चों का अपहरण हुआ था और वो बच्चे अभी मिल गए हैं और उससे पर्दाफाश हुआ है कुछ चीज़ों से। ठीक है, कि बच्चों का मतलब कि ट्रैफिकिंग किया जाता था, उनके शरीर के जो अंग हैं उसको बेचे जाते थे, है ना। तो ये सब को रोकने के लिए एक रक्षा नाम का एक टूल जो है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसके और भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आप लोग के सामने रखा गया है, इसको आप लोग पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में झारखंड का दौरा करने वाली पर्वतारोही समीरा खान किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश से ये हैं समीरा खान। इनका इमेज आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसका कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर है। जो समीरा खान जो हैं वो अनंतपुर आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, वो साइकिल यात्रा करते हैं जो कि 37 देश और भारत के दर्जनों राज्य में साइकिल यात्रा की है। ठीक है, और भी कुछ जो डिटेल्स है उनका यहाँ पर दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। जेम एक्सीलेंट इवेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? जेम एक्सीलेंट इवेंट जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? जमशेदपुर, रांची, धनबाद या फिर देवघर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में जेम एक्सीलेंट इवेंट आयोजित किया जाएगा। इसका कुछ जो डिटेल्स है वो यहाँ पर है। तारीख है 19 जनवरी, धुरवा रांची में, मुख्य अतिथि राजेश अग्रवाल। ठीक है, और आपको जेम का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर दिया गया है कि जेम जो है मतलब कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है। ठीक है, भारत सरकार का एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक संस्थान अपनी ज़रूरतों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी करते हैं। ठीक है, इसमें और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, उसको पॉज करके आप लोग नोट डाउन कीजिए। एक प्रॉपर नोट्स टाइप का बना लीजिए ताकि आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग रहे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छ एवं हरित विद्यालय प्रतियोगिता के लिए झारखंड से कितने स्कूलों का चयन किया गया है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन के लिए झारखंड से 20 स्कूल को सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर कुछ और भी डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, झारखंड से जो 20 है उसमें 18 सरकारी हैं और 2 निजी स्कूल हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है 20 स्कूल का। इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, आपका भी कोई स्कूल होगा जहाँ से आप पास आउट होंगे तो ये गर्व की बात है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार किस देश से तकनीकी सहयोग से अपने पशुओं की नस्ल में सुधार करने की योजना बना रही है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या फिर इजराइल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। झारखंड सरकार ऑस्ट्रेलिया के तकनीक के सहयोग से अपने पशुओं की नस्ल में सुधार करने की योजना बना रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इसके बारे में भी जानिएगा क्योंकि यही एक नोडल एजेंसी है जो कि पशु और कृषि ये सबसे संबंधित है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में लोहरदगा में पांडे गणपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 211वीं जयंती मनाई गई
यहाँ पर आप इमेज पे देख पा रहे हैं गणपत राय पांडे, जो कि भंडरा लोहरदगा जिला के भंडरा के भौरों से थे। ठीक है, 1857 के जो क्रांति हुई थी उसमें शहीद गणपत राय पांडे जो थे, पांडे गणपत राय, वो 17 जनवरी 2026 को 211वीं जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव भांवरो लोहरदगा में जयंती सह विकास मेला का भव्य आयोजन किया गया। ठीक है, और भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पांडे गणपत राय के बारे में आप लोग जानिएगा, क्योंकि ये झारखंड स्पेसिफिक नॉलेज आप लोग को रखना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ठाकुर विश्वनाथ शाही हो गए, पांडे गणपत राय हो गए। ठीक है, फिर से आपके मतलब कि टिकैत उमराव जो हो गए वो हो गए, माने इस तरह से बहुत सारे शहीद शेख भिखारी हो गए। तो ये जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी हैं, इसको आप लोग जरूर से जानिए। ठीक है दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आप लोग जरूर से बतलाइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, और अपने सुझाव जरूर से दीजिए, ताकि हम लोग इसको और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर सकें और आप लोगों की तैयारी को और ज़्यादा सशक्त बना सकें। तो दोस्तों, ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।